नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 30वां व्याख्यान है। इसके अंतर्गत हम खिलजी वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप पूर्व के व्याख्यान में पढ़ चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हमने गुलाम वंश के बारे में अध्ययन किया। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है और जिसके बारे में हम आज के व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। आज के व्याख्यान में हम खिलजी वंश के जो शासक रहे जलालुद्दीन खिलजी एवं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही इनसे संबंधित जुड़ी हुई परीक्षा उपयोगी सामग्री को भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आइए जानते हैं खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में हुई थी एवं यह वंश 1320 ईस्वी तक चला। खिलजी वंश की नींव 1290 ईस्वी में रखी गई, जैसा कि हम समझ चुके हैं। जलालुद्दीन खिलजी इस वंश के संस्थापक थे। कैकुबाद जो यहाँ के शासक थे, कैकुबाद के द्वारा जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दी गई थी। जलालुद्दीन खिलजी के समय 1292 ईस्वी में यानी अपनी स्थापना के, जो कि यहाँ की स्थापना हुई थी 1290 में, स्थापना के दूसरे वर्ष ही मंगोल आक्रमणकारी 15,000 सैनिकों के साथ जलालुद्दीन खिलजी पर आक्रमण करते हैं और जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा मंगोल युद्ध में इनको पराजित कर, मंगोलों के साथ जो युद्ध होता है उसमें मंगोलों को जलालुद्दीन खिलजी पराजित कर देते हैं एवं जो मंगोल जो सैनिक आए हुए थे उनके जो सेनापति थे जिनका नाम था उलगू खां जलालुद्दीन खिलजी की बेटी से विवाह कर लेते हैं। जब दोनों के बीच युद्ध होता है तो जो जलालुद्दीन खिलजी हैं यह विजित होते हैं, विजय प्राप्त करते हैं एवं इसके उपलक्ष्य में जो संधि होती है और इसमें जो मंगोल सेनापति था उलगू, वह जलालुद्दीन खिलजी की पुत्री से विवाह कर लेता है और अपने जो भी समर्थक होते हैं, ये 15,000 जो सैनिक आए हुए थे, और इनके साथ यह इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेता है। अब स्वीकार करने के बाद यह जो नवीन मुस्लिम होते हैं वो यहीं आकर बस जाते हैं। इन्हें बसाने के लिए जलालुद्दीन खिलजी मंगोलपुरी नगर की स्थापना करता है। मंगोलपुरी में मुसलमानों को बसाया जाता है और इन्हें नवीन मुसलमान कहा जाता है। जो कि मंगोलपुरी है वह आज की जो दिल्ली क्षेत्र है, यहाँ पर विधानसभा सीट भी है। जलालुद्दीन खिलजी की आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने की थी। यह बहुत ही शांत शासक माना जाता था क्योंकि इसने अपने जीवन काल में एक ही युद्ध लड़ा था और इसके बाद यह शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था। और इसके अलावा जो इसने युद्ध किए थे उसमें शांतिपूर्ण व्यवस्था फैलाने के लिए इसने नगर भी बसवाए थे एवं उनको सुरक्षित रखा गया था। और इसके एवज में जो युद्ध हुआ तो उसके एवज में अपनी पुत्री का विवाह भी मंगोल सेनापति के साथ करवा दिया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं यह एक शांतिपूर्ण शासक था जिसने केवल एक ही युद्ध लड़ा। इसके अलावा इसके बारे में एक जानकारी मिलती है जिससे इसको क्रूर भी साबित किया जाता है। यह जानकारी थी कि जो ईरानी फकीर सिद्ध मौला था उसके लिए कोई भी गलती हो गई होगी, जिसके कारण सिद्ध मौला के लिए हाथी के पैरों तले इसने कुचलवा दिया था। हम देखते हैं कि 1296 ईस्वी में इसके जो 6 वर्षों के बाद 1290 से 6 वर्षों तक इसका शासनकाल चलता है। 1296 ईस्वी में इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। स्वयं के भतीजे यह हैं जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी जाती है 1296 ईस्वी में। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी शासक बनते हैं और जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किलोखोरी बनाई थी। जैसा कि हम यहाँ तक समझ चुके हैं कि जो जलालुद्दीन खिलजी हैं उनको अलाउद्दीन खिलजी जो इनके भतीजे होते हैं वह हरा कर या उनकी हत्या कर स्वयं गद्दी पर बैठ जाते हैं। आगे हम अध्ययन करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। आइए जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी, इनके बचपन का नाम अली गुरसाफ्त था। अलाउद्दीन खिलजी शासक बनने से पूर्व कड़ा का सूबेदार था। जो जलालुद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी कड़ा का सूबेदार हुआ करता था। इसी के समय भेलसा पर आक्रमण इसी समय में, जब यह कड़ा का सूबेदार था, इसी समय में इसने भेलसा यानी आज की जो विदिशा नगर है उस पर आक्रमण किया था और यहाँ की संपत्ति को लूटा था।
जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद वह दिल्ली में बलबन के लाल किले में अपना राज्याभिषेक कराता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही सर्वाधिक मंगोलों के आक्रमण हुए। इनसे निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। यह बहुत ही क्रूर शासक था एवं अपनी क्रूरता के चलते इसने मंगोल आक्रमणों को मंगोलों के लिए बार बार हराया और मंगोल जितने भी आक्रमण हुए उनमें यह विजय हासिल की। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी को अपनी राजधानी बनाया था और वहीं किलेबंदी भी की। यहीं पर सीरी का महल है जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। और भी जानकारी देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो दरबारी कवि अमीर खुसरो हुआ करते थे। अमीर खुसरो जिनने बहुत सी रचनाएं की हैं, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में हुआ करते थे। इनके बारे में एक और बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अमीर खुसरो ने जीते जी 8 शासकों के शासन काल को देख लिया था। यह बहुत ही रंगे और बसे हुए व्यक्ति थे और जो भी शासक होता था उनकी यह रचनाएं करने लगते थे और इनका शासनकाल जिनका भी शासनकाल चलता था उनमें यह अपने आप को व्यवस्थित कर लेते थे। इस प्रकार इन्होंने अपने जीते जी 8 शासकों के शासनकाल में अपना समय व्यतीत कर लिया था। मंगोलों के आक्रमणों का सर्वाधिक सामना अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जफर खां ने किया था। इनके प्रमुख सेनापति थे जफर खां। जफर खां के द्वारा जो भी मंगोल आक्रमण हुए उनके लिए यह योग्य थे और इन्हीं के लिए उनको जो मंगोल आक्रमणकारी थे उनको दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी मंगोल भेजता था उनके लिए। आइए देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के जो साम्राज्य में विजय अभियान हुए या युद्ध हुए उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गुजरात विजय। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय सेना का नेतृत्व नुसरत खां जो कि इनका सेनापति था वह कर रहा था। इसी समय गुजरात का शासक कर्णदेव बघेला, जबकि यह गुजरात पर आक्रमण करते हैं तो यहाँ का शासक कर्णदेव बघेला होता है, जिसे युद्ध में पराजित कर यह नुसरत कर दिया गया। नुसरत खां ने गुजरात में ही मलिक काफूरी जो कि विशेष व्यक्ति होते हैं जो कि इनकी सेना में शामिल हो जाते हैं, यही गुजरात से इनको खरीदा जाता है जो कि ये गुलाम होते हैं। गुजरात से ही मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीदा जाता है, इसलिए इसे 1000 दीनारी के नाम से भी जाना जाता है। रणथंभौर विजय। अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खां के नेतृत्व में, जो नुसरत खां थे यह इस युद्ध में भी शामिल थे जो कि इनके प्रमुख सेनापति थे। अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंभौर विजय के लिए सैनिक अभियान भेजा। उस समय रणथंभौर का शासक हमीर देव हुआ करता था। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की विजय होती है, लेकिन इस युद्ध में एक इसको हानि होती है जो कि नुसरत खां होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी युद्ध के दौरान अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम जौहर प्रथा को देखा था। जो हमीर देव की पत्नी होती हैं वह इस युद्ध में पराजित होते देख स्वयं जौहर कर लेती हैं, अपने आप को आग में जला लेती हैं। तो इस प्रकार अमीर खुसरो यहाँ पर सर्वप्रथम जौहर प्रथा को देखता है। चित्तौड़ विजय। चित्तौड़ आक्रमण का कारण राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी थी। इस युद्ध में रतन सिंह के जो 2 सैनिक थे, एक का नाम था गौरा और दूसरे का था बादल, ने पद्मिनी की सहेली बनकर खिलजी की सेना से जबरदस्त मुकाबला किया। जैसा कि आप मूवी में देख चुके होंगे कि जो बादल और गौरा होते हैं वह इनकी जो रानी पद्मिनी होती है इनकी सहेली बनकर जाते हैं और इनसे वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रानी पद्मिनी के लिए बुलाया जाता है। तो यह अपने 2 सैनिकों को जो गौरा और बादल होते हैं उनको सखी बनाकर ले जाती हैं और वहां जाकर यह ज़बरदस्त मुकाबला करते हैं और इसी में यह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध में जीत जाता है और अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का नाम बदलकर बाद में अपने बेटे के नाम पर खिजराबाद रख देता है। और इस युद्ध में भी जो महारानियाँ होती हैं इनके राज्य की चित्तौड़गढ़ की, वो जौहर अटेम्प्ट करती हैं एवं खिज्र खां को यहाँ का सूबेदार बनाया जाता है। जो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग होता है उसका सूबेदार खिज्र खां को बनाया जाता है जो कि इसका अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र होता है। इन्हीं रानी पद्मिनी का वर्णन शेरशाह सूरी
के जो दरबारी कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचना पर पद्मावत में किया है। पद्मावत वह रचना है जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा की गई थी। और मलिक मोहम्मद जायसी जो कि शेर शाह सूरी के, जो कि बहुत बाद में आए थे, यहाँ से खिलजी वंश के बहुत बाद में आया था। शेर शाह सूरी का जो वंश चला, उस वंश के जो मलिक मोहम्मद जायसी कवि हुआ करते थे, उनके द्वारा अपनी पुस्तक की रचना की गई, जिसमें उन्होंने अपनी पुस्तक पद्मावत की रचना की गई, जिसमें उन्होंने रानी पद्मिनी के बारे में लिखा हुआ है। यह किताब अवधी भाषा में लिखी हुई है। देवगिरी विजय। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। दक्षिण भारत पर सर्वप्रथम खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया। उस समय देवगिरी का जो शासक था वह चंद्रदेव हुआ करता था। जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण करते हैं और युद्ध लगभग यह भारत के उत्तरी भारत को जीतते हुए आ रहे थे, अतः इस प्रकार यह यहाँ पर युद्ध छिड़ने की प्रयास ही करते हैं कि राजा रामचंद्र होते हैं, राजा रामचंद्र देव, वह पराजय महसूस करने लगते हैं और इनसे संधि कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करते हुए यह अपनी पत्नी और संपत्ति सहित दिल्ली चला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब जो रामचंद्र देव थे, यह जो अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, यह अपने जो राजकाज होते हैं उनमें शामिल कर लेते हैं और इन्हें राजरायन की उपाधि देकर सम्मानित करते हैं तथा उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का विवाह खिज्र खां के साथ, जो इनका पुत्र होता है, उसके साथ करा देते हैं। आइए और जानकारी प्राप्त करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। वारंगल अभियान, जो तेलंगाना क्षेत्र है, यहाँ पर वारंगल अभियान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर, जो कि इनका प्रमुख सेनापति बन गया था, जो कि 1000 दीनार देकर इनके द्वारा खरीदा गया था, जिसे 1000 दीनारी के नाम से जानते थे। मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना वारंगल की ओर भेजी जाती है। उस समय वारंगल का जो शासक होता है वह होता है प्रताप रुद्र देव। मलिक काफूर ने राजा प्रताप देव को युद्ध में पराजित किया तथा यहीं से मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा, जिसको 546 कैरेट जिसकी जो फ्रिक्वेंसी है प्राप्त होता है। यह हीरा आंध्र प्रदेश की गोलकोंडा की खदान से निकाला गया था। महत्वपूर्ण जानकारी आप याद रखिए, जो कोहिनूर हीरा है वह गोलकोंडा की जो खदान है, आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा क्षेत्र है, यहाँ की खदान से निकाला गया था। यह विश्व प्रसिद्ध हीरा मलिक काफूर को प्राप्त यहीं से होता है, जो कि प्रताप रुद्रदेव हैं, इनके पास यह हीरा मौजूद होता है और मलिक काफूर को यह प्राप्त होता है। मदुरई अभियान। अब हम दक्षिण क्षेत्र की बात करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने धन प्राप्ति के लिए मदुरई पर आक्रमण किया। यहाँ पर बहुत ही धन होता था और ये बहुत ही संपन्न क्षेत्र था। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मदुरई के जो मंदिर हैं आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं। उस समय मदुरई में तीर पांड्य एवं सुंदर पांड्य नामक शासकों का राज था। मदुरई का एकमात्र ऐसा राजवंश पांड्य था जिसने कभी भी अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की। ऐसा शासक जो उत्तर भारत से जीतता आ रहा था और दक्षिण भारत के कई राजवंशों के लिए जीत चुका था। इनमें पांड्य राजवंश में जो पांड्य ऐसे थे जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं इनके बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर-ए-सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी सर्वप्रथम सेना का हुलिया रंगा तथा घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत की। अलाउद्दीन ने जो इनके सैनिक थे वो यहाँ वहाँ हो जाते थे। इस अव्यवस्था को रोकने के लिए इसने सेना का हुलिया यानी सैनिकों को, जैसा हम शोले मूवी में देखते हैं कि वो सील लगाते हैं अपने जो भी वर्कर होते हैं, उसी प्रकार यह सेना में हुलिया रंगने की प्रथा को इसने चालू करवाया। एवं यहाँ पर जो घोड़े होते थे वह भी बेच दिए जाते थे और यहाँ पर जो इस प्रकार की अव्यवस्थाएं फैल रही थी उनको समाप्त करने के लिए इसने घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम स्थायी सेना रखना एवं सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया।
पहले जो सैनिक थे उनको नगद वेतन नहीं दिया जाता था, केवल उनके खाने पीने की व्यवस्था कर दी जाती थी एवं उनको ऐसा आश्वासन दिलाया जाता था कि अगर आप सुरक्षित रहते हैं, आप राज्य को विजित कर लेते हैं तो आपको इसमें उपहार स्वरूप जो भी धनराशि है वह दी जाएगी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा नहीं किया। इसकी बजाय का कारण यह है, एक प्रमुख हो सकता है कि इसने स्थायी सेना रखी। पहले जो युद्ध होते थे, राजा जब भी सेना की ज़रूरत होती थी वह राज्य के लोगों के लिए इकट्ठा कर कर सेना तैयार करते थे एवं कुछ सैनिक ऐसे भी होते थे जिनको ज़रूरत के वक्त तैयार किया जाता था। इस प्रकार यह भीड़ तो बहुत होती थी लेकिन वह अयोग्य होते थे, जिसके कारण युद्ध में यह राजा पराजित हो जाते थे। इसी बात को अलाउद्दीन खिलजी ने समझा और समझने के बाद इसने स्थायी सेना रखना प्रारंभ किया। इसकी जो एक्सरसाइज वगैरह है, जो भी युद्ध कौशल में जो भी ज़रूरतें पड़ती हैं, जिस प्रकार के प्रशासन की जो अनुशासन की, उस प्रकार की नीतियाँ यह बनाकर स्थायी सेना रखता था एवं उनको नगद वेतन देता था। इसलिए इनका मनोबल बना रहता था। नगद वेतन देने के कारण कि पारिवारिक जो व्यवस्थाएं हैं सैनिकों की वह चलती रहती थी और इसके कारण वह ठीक तरीके से काम करते थे और सेना एक्टिव रहती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम बाजार नियंत्रण प्रणाली, मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है, मूल्य नियंत्रण प्रणाली है, बहुत ही प्रमुख है। जो यह मूल्य डिसाइड कर देते थे उसी मूल्य पर राज्य में वस्तुएं बेची जाती थी। ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो बाजार व्यवस्था थी बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी। यह और जो भी इस व्यवस्था को फेल करने का, मतलब इसको अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करता था उसको कठोर दंड दिया जाता था। इस प्रकार यह भी माना जाता था कि जो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो बाजार हुआ करते थे, अगर कोई व्यापारी जो भी कम वस्तु तौलता था या कम वस्तु देता था तो उतना उसका, मतलब अब पकड़े जाने पर उतना उसका मांस निकाल लिया जाता था। इस प्रकार का डर इसने अपनी व्यवस्था में फैलाया हुआ था। इसलिए इसकी व्यवस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक मामलों की देखरेख के लिए दीवान ए रियासत नामक विभाग की स्थापना की। जो आर्थिक मामलों की देखरेख थी उसके लिए दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना अलग से कर दी थी। यह विभाग व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखता था। जो भी व्यापारी थे उन पर नियंत्रण रखता था। टैक्स वगैरह की वसूली इनसे किया करते थे। इसके लिए इन्होंने दीवान ए रियासत नाम के विभाग की स्थापना कर दी थी। आइए आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इसने सर्वप्रथम राशनिंग प्रणाली शुरुआत की थी। जो राशन की प्रणाली है उसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सर्वप्रथम की गई थी। राजस्व के अलावा धरई कर बहुत ही प्रमुख, यह पूछ लिए जाते हैं कि धरई कर और चराई कर क्या है। धरई कर जो घरों पर लगने वाला टैक्स था, जो कर था, उसको धरई कर कहा जाता था। एवं चराई कर दुधारू जानवरों पर, जो जानवर दूध देते थे उन पर जो लगने वाला टैक्स था वह चराई कर हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दीवान ए मुफ्त खराज नामक विभाग की स्थापना की थी। थोड़ा सा कठिन है, याद रखने का प्रयास कीजिए। दीवान ए मुफ्त खराज, इसकी स्थापना भ्रष्टाचार को रोकने के लिए की गई थी। इसने 4 प्रकार के कर लगाए। जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था। जकात, यह मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था। खराज, जो कि भूमि पर लगाया जाता था। खज्म, जो कि लूट कर था। जो भी लूट कर जो सेनापति जो धन लाते थे एवं जो इनके जो प्राइवेट लुटेरे हुआ करते थे उनसे यह टैक्स वसूला जाता था, जिसे खज्म कहते थे। खराज कहलाता था भूमि कर। जकात कहलाता था मुसलमानों पर लगने वाला कर और जजिया कहलाता था गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर। आइए जान लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बाद आए मुबारक शाह खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने इसके 6 वर्षीय पुत्र उमर को गद्दी पर बैठाया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद की जानकारी बहुत कम मिलती है। थोड़ी सी जानकारी ऐसी प्राप्त करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद जो मलिक काफूर होते हैं, इनके जो प्रमुख सेनापति होते हैं, जो कि इनको युद्ध में विजित कराते हैं,
इनके द्वारा जो अत्याचार किए गए, पर इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि अब मलिक काफूर जो कि फॉर्म में आ चुके थे, इन्होंने क्या किया कि जो 6 वर्षीय पुत्र था, जो कि इसकी आयु बहुत कम थी, इसको इन्होंने गद्दी पर बैठा दिया। इसके पीछे इनका उद्देश्य मात्र यह था कि 6 वर्षीय पुत्र अगर गद्दी पर बैठेगा तो पीछे से मैं शासन कर सकूंगा। पुत्र उमर को गद्दी पर बैठा देता है, लेकिन बागडोर मलिक काफूर के हाथ में रहती है। साथ ही मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी की विधवा से शादी कर लेता है। जो मलिक काफूर की विधवा होती है, उनसे यह जो अलाउद्दीन खिलजी की विधवा होती है, मलिक काफूर उनसे शादी कर लेता है। अलाउद्दीन खिलजी के 2 पुत्रों को अंधा कर कर ग्वालियर के किले में कैद करवाया जाता है। ग्वालियर का किला यह मुगल साम्राज्य तक जो एक प्रकार की जो ताड़ना देने के लिए जो भी जेल होती है, प्रताड़ित करने के लिए जेलों का निर्माण किया जाता है, वह इस पर प्रयोग किया जाता था, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय भी प्रयोग किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जब मलिक काफूर का ये शासन होता है, या मलिक काफूर जो पीछे से शासन कर रहे होते हैं, वह इनके पुत्रों के साथ जो अत्याचार करते हैं, 6 वर्षीय पुत्र को राजा बना देते हैं एवं इसके अन्य 2 पुत्र होते हैं, उनको अंधा कर कर ग्वालियर के किले में कैद करवा देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के एक और अन्य पुत्र होता है, वह होता है मुबारक शाह। मुबारक शाह सीरी के किले में कैद था एवं जो इसके पुत्र थे, इनको अलग अलग कैद करवाया हुआ था। एक पुत्र के लिए राजा बना दिया गया था, 2 पुत्रों को अंधा करके ग्वालियर के किले में कैद करवा दिया था। जो एक अन्य पुत्र था वह था मुबारक शाह, यह सीरी के किले में कैद था, परंतु मुबारक खां या मुबारक शाह ने मलिक काफूर को ग्वालियर के किले में कैद करवा लिया था और इसे कैद में मरवाकर उसको अंधा करवा देता है। हम देखते हैं कि जो मुबारक खां होते हैं वह अपनी कैद से निकल आते हैं। कैद से निकलने के बाद जो मलिक काफूर हैं उनकी हत्या कर देते हैं, और हत्या करके जिस ग्वालियर के किले में इनके 2 भाई यानी जो अलाउद्दीन खिलजी के 2 पुत्र वहाँ पर मौजूद थे, उनके लिए यह उसी किले में जो कि मलिक काफूर होते हैं उसी किले में इन्हें अंधा करवा कर उनको कैद करा देते हैं, और लास्ट में जाकर इनकी मृत्यु हो जाती है, मरवा दिया जाता है। इसके उपरांत ही मुबारक खां जो कि सीरी में कैद थे, मुबारक खां 1316 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में शासक बनता है, या 16 वर्ष की आयु में ही शासक बन जाता है 1316 ईस्वी में। यह सनकी एवं पागल था। यह दिल्ली सल्तनत का ऐसा राजा था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। खलीफा पद के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो खलीफा पद है बहुत ही प्रमुख हुआ करता था। एक प्रकार के जो धर्म के प्रधान हुआ करते थे वह खलीफा का पद धारण करते थे। यह खलीफा का पद जो कि मुबारक शाह है उनके द्वारा धारण कर लिया जाता है। यह बहुत ही पागल किस्म का शासक था। यह जो कि ऐसा विलासी प्रवृत्ति का शासक था, या कभी कभी महिलाओं की वेशभूषा में दरबार में आ जाया करता था, एवं इसके बारे में और भी बहुत सी अन्य जानकारियाँ मिलती हैं जो कि आपके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार के कृत्य इसके द्वारा किए जाते थे। आशा करता हूँ कि मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा, और अगर आप इसको फैलाना चाहते हैं तो शेयर कीजिए और ऐसे बच्चों तक पहुँचाइए जो शिक्षा से वंचित हैं एवं अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं। इन लेक्चर्स के माध्यम से हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं, जो कि YouTube की दुनिया में निःशुल्क सेवा है। ऐसा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।